राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। हर दुर्घटना के बाद हम सवाल उठाने को अभिशप्त हैं, लेकिन उन सवालों का उत्तर कब खोजा जाएगा, बड़ा विषय है। मेहमानों से परिचय करा दे। देवेंद्र प्रमुख हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देवेंद्र जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का स्वागत है। निर्मल कौर जी हैं, पूर्व डीजीपी, निर्मल जी का बहुत स्वागत है। आलोक पांडे हैं हमारे साथ, शिक्षाविद हैं, विश्लेषक हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को कोचिंग में पढ़ाते भी हैं, इसलिए इनका रहना बहुत जरूरी था। लेकिन एक सवाल से मैं बहस शुरू करूंगा। हमने हजारों कांड देखे, सैकड़ों मौतें देखी और हर बार हमने रटे रटाए वही सवाल उठाए। मैं एक सवाल के साथ बहस शुरू करूंगा। आलोक पांडे के पास सबसे पहले आऊंगा, फिर निर्मल जी, फिर राजनीतिक लोगों के पास। पिछले 25 वर्षों में देश भर में जितने ऐसे हादसे हुए, उन सब में जांच कमेटियां बनी। मैं जानना ये चाह रहा था, बहुत खोजा मैंने, लेकिन कहीं नहीं मैं पा पाया उसका आंकड़ा कि उन जांच कमेटियों में जो लोग दोषी पाए गए उनमें कितने जेल गए। अधिकारी कहां है जो मुझे बताइए। किसी 100 लोग भी जहां मरे वहां भी कप्तान जेल नहीं गया। निर्मल जी बैठी हुई है। कोई आईएएस जेल गया, कोई अधिशासी अभियंता जेल गया, कोई फायर डिपार्टमेंट का एसपी लेवल का अधिकारी जेल गया। किसी की सरकार रही हो, कोई राज्य रहा हो, गया हो तो कोई माइका लाल मुझे बता दे। और जब तक वो जेल नहीं जाएंगे निर्मल जी, तब तक हम हर अगले हादसे पर यूं ही चर्चा करने को अभिशप्त रहेंगे। कुछ होना जाना नहीं। लिख लीजिए मेरी बात को, कहीं कुछ नहीं बदलेगा। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं देवेंद्र जी कि देह बचाने के लिए पांव काटना पड़ता है। आप पांव काटने में झिझकेंगे तो पूरी देह जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। आलोक पांडे, मैं कल क्या हुआ, कैसे हृदय विदारक दृश्य में उस बहस में उसमें नहीं जाना चाहता, वो बहुत कारुणिक चीज है। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि इसी लखनऊ में एक होटल में 2022 में बहुत भीषण आग लगी थी, तमाम लोग मारे गए थे लवाना में, है? तब भी ऐसी बातें हुई थी। उससे पहले के देख लीजिए, मैं तो मतलब 25 साल की घटनाएं बता सकता हूं केवल लखनऊ की। सब सरकारों ने एक सी भाषा बोली, बिल्कुल आपकी सख्ती कर देंगे, और अधिकारी तुरंत अपनी बेल्ट कस के हैं और ड्रामा करने तुरंत निकल पड़ते हैं। जांच होगी, पड़ताल होगी, दिस होगा, दैट होगा। और 15-20 दिन बाद जाके देखिए, कहीं कुछ बंद नहीं होता। आलोक जी, ये गलियों में कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग, नर्सिंग होम, होटल और ये ओयो खुल गए हैं। क्या बिना सिस्टम की जानकारी के ये खुल सकते हैं आलोक पांडे? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूं। और जब मैंने सिविल लाइंस कानपुर में अपनी एकेडमी डाली कॉमर्शियल क्षेत्र में, बिल्कुल उस पैरामीटर्स के साथ, तो मुझे तब भी बहुत सारे जो नियम कायदे हैं और उसमें जो संस्कृति, उसे फॉलो करना पड़ा। नियम कायदे फॉलो करने के लिए भी मुझे वो सब करना पड़ा जो मैं नहीं कह सकता लाइव। तो हाँ, मतलब मिठाई का भी साथ लेना पड़ा, तब बाकी बात नहीं थी। ठीक है, हाँ जी। हाँ। तो उसके बाद भी मेरी समस्या आती है सर, जैसे एक चीज मैं बगैर कहे तो इससे कोई संबंध नहीं है, अपील है, क्योंकि मैं कोचिंग सिस्टम से जुड़ा हूं। मैं बार बार जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं कहता हूं कोचिंग व्यवसाय नहीं होनी चाहिए। कोचिंग उसी तरह शिक्षा का केंद्र हो जैसे स्कूल होता, व्यवसाय नहीं, होटल व्यवसाय नहीं होना चाहिए। अगर व्यवसाय है तो जो उस पर जाने वाला व्यक्ति उसका महत्व बड़ा, तो कस्टमर की तरह, उसे भगवान की तरह मानो तो ठीक है।
आप संख्या निर्धारित करिए, बार बार कहता हूं मैं। होटल में सिर्फ इतनी जगह में इतने लोग ही रुकेंगे। एक कोचिंग में 50 लोग ज्यादा पढ़ेंगे ही नहीं बच्चे, किसी कीमत पे नहीं पढ़ेंगे। एक होटल में सारा लोग रुकेंगे ही नहीं। इतना स्क्वायर फीट का एरिया है, इतने लोग ही कमरे बनेंगे, आप इतना ही कर दीजिए। योगी जी से ये उम्मीद तो करते हैं, उन्होंने माफिया राज खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से, जो मुझे असंभव लगता था। लेकिन ये जो बच्चे हमारे जो जान गंवा देते हैं, जो राष्ट्र की संपत्ति है, इसमें अपने बाबुओं पर कब कंट्रोल करेंगे, वो कब नियंत्रण करेंगे? क्योंकि उस सिस्टम का हिस्सा हो तब मुझे बार बार ऐसा लगता है मैं भी दोषी हूं, मेरे अंदर मैं उसी सिस्टम का हूं, मैं उसी व्यवस्था में हूं। तो बार बार जब भी ऐसी दुर्घटना होती है सर, मैं बार बार अपने आप को रीचेक करता हूं। अब उन नियमों को मानता हूं, जो मैंने संख्या की बात बताई सर, उस नियम को मैं मानता हूं। इसलिए मैं बहुत बड़ा कोचिंग वाला आज तक बन ही नहीं पाया, क्योंकि मैं व्यवसायी नहीं, मैं व्यापारी हो ही नहीं पाता। बच्चों को बच्चा ही मानना होगा इस समाज में। तब तक हम अपने बच्चे और पराये बच्चे में कब तक भेद करेंगे? ये सरकारें राष्ट्र की संपत्ति क्यों नहीं मानती बच्चों को? कब जागेंगी ये सरकारें? कब संख्या नियंत्रित करेगी? कब कानून सख्ती से लागू करेगी? आलोक पांडे, आपका आक्रोश मैं समझ सकता हूँ। मैं निर्मल जी के पास चलूंगा। निर्मल जी के पास बहुत बृहद प्रशासनिक अनुभव है। निर्मल जी, बड़े बड़े अग्निकांड हुए, कभी कोई कप्तान जेल नहीं गया, क्यों नहीं गया? कोई सुरखाब कपर है इनमें कि कभी कोई, एक मिनट के बाद, कभी कोई फायर डिपार्टमेंट का जिला स्तर का अधिकारी जेल नहीं गया? छोटा मोटा कोई चिंटू पिंटू संविदा पे काम करने वाला लठिया दिया गया हो तो अलग बात है। कभी जो मान लीजिए कि जिले का ही प्रमुख व्यक्ति वो जेल नहीं गया। कभी जिले का सीएमओ जेल नहीं गया जिसने कुकुरमुत्तों की तरह नर्सिंग होम्स को परमिशन दी। लक्ष्मी नगर में दिल्ली के एक गली में बच्चों का नर्सिंग होम बन गया था, है ना? वहां 10 बच्चे जिंदा भुन रोस्ट हो गए थे। ये जो जिले के अधिकारी, इनके लिए कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद, विधानसभा वो नहीं जारी करती है और लाइसेंसिंग। ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाइसेंसिंग होती है, आप जानती हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी कभी जेल क्यों नहीं जाते? निर्मल जी, देखिए, फायर रेगुलेशन बने हुए हैं। फायर रेगुलेशन अगर वायलेट होते हैं उसके लिए भी है, जैसे 25,000 से 10 लाख रुपए का फाइन है। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है, उसमें जेल हो सकती है जो ओनर्स है उनको। उसके अलावा क्या होता है कि उस फैसिलिटी को बंद भी किया जा सकता है। ये तो नियम की बात कर रही हूँ, क्या धरातल पे होता है वो बिल्कुल अलग है। और उसके अलावा जो है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि धरातल पे नियम तो बने हैं और नियम काफी ठीक है। हर बिल्डिंग बनाने से पहले आपको फायर डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए। उसका निर्मल जी, आज हम एसओपी की बात नहीं कर रहे हैं। निर्मल जी, माफी चाहूंगा, एसओपी की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में एसओपी की बात ना करो सो ही ठीक है। अयोध्या में भी एसओपी बनी हुई थी कि जो नोट गिनेगा वो कैसे कपड़े पहन के आएगा, ये भी लिखा है उसमें, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। जमीन पे बैठ के नोट गिना जाएगा, एसओपी ना बताओ। नहीं, एसओपी की बात नहीं बता रही मैं, ये बता रही हूँ कि एक तरीका जो है, ये तो सच आपने कहा कि कभी कोई वरीय पदाधिकारी पे गाज नहीं गिरी है, उन पर गाज गिरती भी नहीं है, क्योंकि कोई, आपने कहा जैसे कोई चिंकू मिक्कू को हटा देते हैं, तो चिंकू मिक्कू अपना बेचारा चला गया, उसी पे वो हील टेक द फॉल, हील बी द फॉल गाय, और बाकी सब बच के चले जाएंगे। पर एक चीज जो मेरे जहन में बार बार आ रही है, इतनी फायर्स है, इंश्योरेंस होती है, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस वाले सरकार से अच्छे रहते हैं, तो जब वो फायर इंश्योरेंस करते हैं, ये अभी तक मतलब कंपल्सरी नहीं है, तो वो प्रीमियम जितना रिस्क होगा उसके हिसाब से उतना बढ़ा देंगे। और जितने आपने वहां अगर मान लीजिए अग्निशामक लगा रखे हैं, जितना नियम के अनुसार चलते हैं, उतना फायर इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होगा। तो ये कमर्शियली अगर फायर इंश्योरेंस को भी अगर कंपल्सरी किया जाए तो काफी हद तक फायर के जो नियम है वो फॉलो किए जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो फिर सीधा एक व्यावसायिक चीज हो जाती है, प्रीमियम कम हो जाता है, पैसे से रिलेटेड है। अदरवाइज तो हमारे देश में तो जहां सिस्टम बनता है उससे ज्यादा पहले बन जाता है कि हाउ टू गेम द सिस्टम, सिस्टम को कैसे कैसे मतलब उपयोग करना अपने अर्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। निहित स्वार्थ इसी काम में लगे रहते हैं। पॉलिसी अभी पॉलिसी स्टेज में है, वो पहले अभी पॉलिसी नहीं हुई, नोटिफाइड, रूल भी नोटिफाइड नहीं हुए, एक्ट नहीं बना, वो बैठ बैठ के ये देख रहे हैं कि कैसे हम इस पॉलिसी जब ये आती है इसमें हम कैसे मतलब कैसे दोहन करेंगे, कैसे हम 100 रुपए की चीज 1200 में बेचेंगे, ये लोगों का हमेशा रहता है। और वो एक दो चीजें नहीं, क्योंकि पॉलिसी है, बड़े लेवल पे है, लाखों करोड़ों चीज बेचते हैं वो, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है 1200% है, उससे भी ज्यादा होता है। तो हमारे देश में ये कि नीतियां बनती हैं
पर नीतियों को जो वायलेट करना है, वो नीतियों के बनने से पहले वो एंटिटीज हैं, जो आउटफिट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, या जो निहित स्वार्थों के लोग हैं, पहले ठीक है। मैं एक छोटा सवाल पूछूंगा, वही पूर्णकालिक सवाल हो जाएगा धर्मेंद्र के लिए, लेकिन शुरुआत में निर्मल जी से एक टिप्पणी लेके धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। निर्मल जी, मुझे एक बात बताओ, आप इतने बड़े ओहदों पर रही, डीजीपी रही, मान लीजिए आज मेरे मन में आ जाए, देवेंद्र जी आपसे सुनने, आपसे भी इसी सवाल पर बात करूंगा, अब मान लो मेरे मन में आ जाए कि मैं 100 मीटर जमीन कहीं अवैध कब्जा कर लूं सरकार की, कर सकता हूं? अगर आपके ठीक कांटेक्ट है तो आप जरूर कर सकते हैं। नहीं, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, मेरे मन में आ गया तो कर लूंगा। अगर मन में आ गया तो कुछ नहीं, अगर आप नहीं, फिर रुको, अरे रुको भाई, फिर मेरे पास कई विभागों के अधिकारी डंडा लेके तुरंत आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तुरंत आएंगे, तुरंत 1 मिनट बिना बुलाए आएंगे कि नहीं आएंगे? बिना चश्मे लगाए भी उनको सारे नियम कानून दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे, वो सिस्टम इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छा, तुरंत वो कहेंगे कि जेल में डालो इनको, है? हाँ, जो भी, हाँ जी, हो जाएगा, FIR होगा, तुरंत FIR करो, बस यही तक हाँ चाहते। धर्मेंद्र जी, सच हिंदुस्तान में यही है। 38 साल तो मुझे हो गए पत्रकारिता करते हुए, क्या लोग कहते सिस्टर, अरे भाई साहब, आज आप अपने घर के बाहर आधा कट्टा बालू और 10 ईंटें डाल दो, आधे घंटे के भीतर संबंधित विभाग के कारकुन आपके पास मोटरसाइकिल से ना पहुंच जाए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। क्या भाई धर्मेंद्र जी नीचे आओ, क्या बना रहे हो, नक्शा दिखाओ। मैं कैसे मान लूं इतना बड़ा बड़ा घोर धंधा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, 10 जहां निकलने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, वहां होटल बन रहे हैं, वहां कोचिंग चल रही है, मैं कैसे मान लूं धर्मेंद्र जी कि ये बिना जानकारी के बन गई? शासन को पता ही नहीं लगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता नहीं लगा, कप्तान को पता नहीं लगा, प्राधिकरण को पता नहीं लगा। आप छज्जा आधा फुट आगे निकाल लो तो ध्वस्तीकरण को नोटिस आ जाता है। ये ऐसी चीजें बन गई कि जहां वो फायर ब्रिगेड की वाहन नहीं जा सकता, जहां दूसरी बिल्डिंग को तोड़कर, उसकी दीवार तोड़कर उस बिल्डिंग में पहुंचना पड़ा। धर्मेंद्र जी नमस्कार अमिताभ जी, जब कल घटना आई कि कोचिंग में आग लग गई है, तो विश्वास मानिए, चूंकि एक बच्चे के बाप होने के नाते, जो बच्चा हमारा कोचिंग कर रहा है, अचानक ऐसा वज्रपात सा हुआ जैसे कोई घटना ऐसी मेरे ऊपर हुई हो। ये हर मैं माँ बाप की बात बता रहा हूँ जिनके बच्चे बाहर कोचिंग कर रहे होंगे, स्कूलिंग कर रहे होंगे, या जहाँ सार्वजनिक जगहों पर जाते आते होंगे। अचानक एक झटका सा लगा, उसके बाद खबर आई, क्या हुआ, वो बच्चों को जो इस तंत्र के जाल ने काल बन करके उनकी जिंदगियां छीन ली। आपके मंच के माध्यम से पहले तो उनको नम आंखों श्रद्धांजलि देते हैं, और उन परिवारों को ढाढ़स ही बनाया जा सकता है कि वो बच्चा पैदा करके कक्षा 12 तक पढ़ाने के बाद कुछ बनने के सपने के साथ, अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ उनको भेजे होंगे। वो वही जानते हैं, आलोक जी बेहतर बता रहे थे, वो व्यक्त कर पाना मेरे लिए शब्द संभव नहीं हो पा रहा। लेकिन एक बात तय हो गया कि जो तंत्र का भ्रष्टाचार है इस कदर बढ़ गया है कि अब तो जो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जगह सर्वाइवल ऑफ लकीएस्ट है। हम इस बात को मान रहे हैं कि हम बचे हुए हैं तो हम लकीएस्ट हैं, हम कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पूरा समाज गंदा जो स्थितियां हो गई। दूसरी बात, आपने ओपनिंग रिमार्क में सबसे पहले बड़ी बात कही थी कि कौन सी घटना अंतिम होगी। मैंने किसी घटना को देखने के बाद कौन सा हादसा होगा उसके बाद कुछ दिन उछल कूद करेंगे, सबक लेने की बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन कभी जिनको जिम्मेदारी है प्रिवेंशन की, इन्फोर्समेंट की, रिस्पॉन्स की और अकाउंटेबिलिटी तय करने की, अगर वो इसी तरह कहेंगे तो कौन सी घटना अंतिम होगी, ये सोचा ही नहीं जा सकता। चाहे तमाम मेडिकल कॉलेज की बात, आपने कई घटनाएं बताया, उत्तर प्रदेश के अंदर भी झांसी के मेडिकल कॉलेज में कितनी बड़ी घटना हुई, KGMU में भी लगा, हालांकि बच गया, ट्रामा में लगा, SGPGI में लगा, लोक बंधु में लगा, कई जगह कैजुअलिटी हुई, कई जगह कुछ बच गई। इससे हम सबक नहीं ले पा रहे हैं। हम केवल एक डिपार्टमेंट की, जैसे अभी आज चूंकि एक घटना हुई पर्टिकुलर, अगर उस घटना को ही हम अगर देखें तो कम से कम एक कोचिंग संस्थान चलाने के लिए 4-5 डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ता है। कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, और इसके लिए नियम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर पर जिला स्तरीय कमेटी है, उसकी निगरानी में होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। लोकल आपका जो LDA या ये पंचायतें या जो कुछ है वहां रजिस्ट्रेशन हुआ, या जो साफ की वाला रजिस्ट्रेशन है, तो 4, और शिक्षा विभाग अलग से।
अगर इतने रजिस्ट्रेशन के बाद, और सब में एसओपी है, जो निर्मल जी कह रहे हैं बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। एसओपी तो लगभग सबको ही जानता है अमिताभ जी, एसओपी है। एसओपी के आड़ में क्या करते हैं, घर के अंदर एक बाथरूम में तोड़ फोड़ करिए और आपके दरवाजे पर घंटी बजा देता है आकर के आपका नगर निगम का, आपका एलडीए का अफसर। ये हो सकता है कि अगर बड़ा अफसर न चाहे, एक बार स्ट्रिक्ट हो जाए कि हमारे यहाँ अगर कोई घटना होगी छोटे भले पर्यवेक्षण में कमी से हो तो हम तक आ जाएगी, जिस दिन ये बात तय हो जाएगी। सवाल नहीं है कि कोई कमर्शियल प्लेस बिना एग्जिट प्लान के, बिना एक सेफ पैसेज के इतना बड़ा संस्थान चला ले। आपने खुद देखा जिस तरह से उसके वीडियो जा रहे थे, केबिल से कुछ बच्चों की जान बची कूद के, और निकलने का, लोग बता रहे निकलने का, कहीं बचने का कोई जगह, कोई रास्ता नहीं था। वो देखने के बाद मैं किसी को दोष देने की स्थिति में नहीं हूं, ये सोच के डर लगता है कि हम किस समाज जी रहे हैं। ठीक बात कही। अभी हमने दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में अग्निकांड देखा था जिसमें 10-12 विदेशी भी मारे गए थे और बाकी भारत के लोग थे। हमने दिल्ली में क्या परिवर्तन देखा? मेरी आंखों ने तो कुछ परिवर्तन नहीं देखा। थोड़ा बहुत फोटो अपॉर्चुनिटी जरूर देखी, वीडियो बन गए कि 4-6 थोड़े तंदुरुस्त से पुलिस वाले, हाँ भाई कागज ले आओ, इधर लाओ जी, इधर लाओ, ये सब ड्रामा मैंने देखा। उसके बाद दिल्ली भी ठंडी है। क्या हुआ देवेंद्र जी? कौन सा हादसा आखिरी होगा, एक विषय, और दूसरा विषय ये, क्या हम ये भरोसा दे सकते हैं आज उत्तर प्रदेश को कि 1 महीने के भीतर, आज से 30 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश की हर गली गली तक हम इस बात को सुनिश्चित कर देंगे कि जो भी दुकान, संस्थान, फैक्ट्री, कोचिंग, होटल, ओयो, टोयो नियमों के अनुरूप नहीं होगा, मानकों के अनुरूप नहीं होगा, वो सील होगा, वो ध्वस्त होगा, चाहे किसी का हो, भाजपा के सांसद का हो और चाहे सपा के सांसद का हो। कांग्रेस वाले का तो वैसे भी नहीं खुल सकता। देवेंद्र जी। अमिताभ सर, ये बहुत बड़ी और दुखद घटना है। सबसे पहले तो बच्चे जिनकी जान गई है उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हुए, और परिवार को ईश्वर हिम्मत दे कि वो इसको झेल सकें। लंबे समय और जीवन भर तक का दुख है, झेलना कितना होता है, बस खराब समय में कुछ घटना की बात होती है। अब इस डिबेट में ज्यादा सर कुछ रहा नहीं है, जिस तरीके से आलोक सर ने क्लियर किया है, ये बहुत गहन बात है। सत्य के साथ एक एक चीज निकल कर आई है। मैं जहां तक सरकार की बात है या जो सरकार करने का प्रयास कर रही है, सर स्थिति इसकी नहीं, सब जगह यही थी। और आपने शुरू में जो अपनी बाइट के माध्यम से विश्लेषण किया उसका भी मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जरूरत कितनी कितनी जगह कहाँ कहाँ है, वो चुनौती के तौर पर है, उसका सामना किया जा रहा है। मैं एक चीज पर इस पर बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जब इस घटना पर हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने आपराधिक घटना को लेकर, क्राइम को लेकर भी यही चर्चा होती थी कि यह संभव है। लेकिन मुझे एक चीज को मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जिस तरीके की पारदर्शिता के साथ उन्होंने हिम्मत के साथ मौके पर जाकर उस समय घटना पर खड़े होकर उसकी विवेचना की है, तो वो बिल्कुल निश्चित जो है, आप जो मुझे डेट दे रहे हैं, मैं वहां तो अभी इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपको इसमें कहीं ना कहीं दिखेगा कि बदलाव शुरू हो चुका है। क्योंकि ये भी हमारे सामने इतनी ही बड़ी चुनौती है जितनी जब हम इसको लेकर आए थे। अब इसमें पक्ष विपक्ष की बात इसलिए नहीं है कि कई चीज हमें नए तौर से शुरुआत करनी पड़ी है सर, और उसके परिणाम हमें 2014 के बाद इसमें मिले हैं देश में। फिर भी मैं यही कहूंगा, ये सरकार का प्रयास है, इसमें कोई पीठ थपथपाने वाली या कोई बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है कि इससे एक नई सीख जरूर मिलेगी। एक चुनौती मिली है सरकार को, इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में है, इस बात को मैं कह रहा हूं आपसे। और ये कुछ ना कुछ दिशा की तरफ जाएगा, बेशक कितना भी बड़ा कोई नेता हो सर, डंके की चोट पर बोल रहा हूं। देवेंद्र जी एक मिनट रुको। देवेंद्र जी, मैं इस विषय में वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने चूंकि बात कही, मैं इस घटना से पहले की 6 घटनाएं बताऊं, बड़े अग्निकांड, तभी ये क्यों नहीं कर लिया जो अब आप करना चाहते हैं? क्यों नहीं कर लिया? कोई रोक थी? कोई अंतरराष्ट्रीय कानून आड़े आ रहा था क्या? नहीं ना।
इसी लवाना हो लखनऊ में होटल में अग्निकांड हुआ था, तमाम लोग मारे गए थे। तब सब व्यवस्था बना ली होती तो 26 में तो नहीं होता, 22 की घटना बता रहा हूं। देवेंद्र जी फिर मैं सर आता हूँ। ये जो प्रयास है, जो मैंने कहा आपको, जिस तरीके से मैंने कहा इस पर जिम्मेदारी के लिए, अड़ने के लिए और सुधार के लिए, अब हमारा 9वां साल है इस उत्तर प्रदेश में और आज तक हम इसे करके निपट पाए। एक बड़ा जो ऑपरेशन में जिसको बात कर रहा हूँ बार बार, जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं, ये सर हमारे लिए चुनौती की बात है। और इसे चुनौती को स्वीकार करने के लिए फिर मैं वही कहूंगा, इस पर वो जो आपको मैं समय की भी जो फाउंडेशन नहीं कर रहा, इससे दिल ऐसा दहला है, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, देश के देवेंद्र जी एक मिनट, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का विषय यहाँ है ही नहीं। अखिलेश जी मुख्यमंत्री हो, योगी जी मुख्यमंत्री हो, नरेंद्र जी मुख्यमंत्री हो, विश्वनाथ प्रताप, इससे इसका कोई मतलब नहीं कोचिंग का। यार आप मुख्यमंत्री को पटवारी समझ रहे हो क्या? मैं जिन लोगों की जिम्मेदारी फिक्स करना चाहता हूं, सुई वहां क्यों नहीं रहने देते हो आप? अभी आप कहने लगोगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासंघ के महासचिव, उनका क्या लेना देना यार? ये नजफगढ़ में कोचिंग चल रही है उसका, मैं समझना चाह रहा हूं। ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का विषय ही नहीं, ये विषय है जिला का। एक उदाहरण आपको देता हूं, मैं लंबी बात में तो कतई पढ़ता नहीं, ना बहस को जाने देता हूं। कोई मेरी बहस को गाय भैंस की तरह हाँक कर नहीं ले जा सकता। मुझे एक बात बता दो, आप जहां रह रहे हो वहां एक नोएडा में एक नौजवान अंधेरे में गड्ढे में पानी भरा था, वो मर गया, उसके प्राण चले गए। बोलो हाँ चले गए ना देवेंद्र जी? बोलो हाँ चले गए थे। बहुत हल्ला मचा था, बोलो हाँ मचा था। आप सब लोगों ने भी कुर्ता समेट समेट के वचन दिए थे, बोलो हाँ दिए थे। हाँ तो बोलो महाराज के हाँ दिए थे। क्या SIT बनी थी, रिपोर्ट भी आ गई, क्या हुआ? कौन गिरफ्तार हुआ? नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन जेल गया, CO जेल गया, उससे नीचे वाला जेल गया। कौन जेल गया मुझे बताओ? किसी की तो जिम्मेदारी होगी यार। पर ये मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे जेल भेज दो। किसकी जिम्मेदारी है? अगर देवेंद्र प्रमुख की जिम्मेदारी है तो देवेंद्र प्रमुख को जेल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? मैंने किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना, नहीं होगी? चल में किसी की तो रही होगी। नोएडा की व्यवस्था नोएडा अथॉरिटी देखती है, एम आई राइट? एक नौजवान की जान चली गई, उसके लिए कोई बड़ा अधिकारी जेल क्यों नहीं गया? मैं समझना चाह रहा हूं, बाकी जो होगा वो बाद में होगा, देखा जाएगा। देवेंद्र भाई सर इसमें 30 ही सेकंड में लूंगा, आपके ज्यादा नहीं लूंगा मैं। मैंने जो अपनी भावना आपसे प्रकट की है वो इसलिए भी की है कि इस तत्परता की जो मैं बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जैसे ही वहां पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री उनसे पहले वहां थे। मुख्यमंत्री जी की बात ही नहीं यार, आप क्यों नहीं समझ रहे? आ रहा हूं मैं भाई, मैं आ रहा हूं सर। मैं कह रहा हूँ चार सस्पेंशन जो हुए हैं वो ADM स्तर के अधिकारी हैं सर, सस्पेंड हुए हैं जो मौके पर। 3 वहां अरेस्टिंग हुई है सर। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर नहीं आया, और दूसरी बात आप उसका उत्तर आना चाहिए तो नहीं आया। मैं अगर होता तो मैं नोएडा के CEO को जेल भेज देता। एक बार CO जेल चला जाता, CO स्तर का अधिकारी, सीनियर IAS, तो निर्मल जी इस बात की गवाही देंगी कि पूरे देश भर में मैसेज जाता। क्या सबकी टांगे कांपती कि गुरु अब बदल गया मामला? क्या वो बच्चा मर गया, उसका बाप रोता फिर रहा है, हो गई जांच पूरी। हमको ना बताओ महाराज, ठीक है ना? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की इसमें कहां बात है? कल आप सेनाध्यक्ष को भी ले आओगे। मैं पूछ रहा हूं कि लखनऊ में LDA के VC को जेल क्यों नहीं भेजा जा सकता है? क्यों नहीं भेजा जा सकता है? वो क्या कोई उनको इम्यूनिटी हासिल है? निर्मल कौर जी, चिंटू पिंटू को मारने से कभी मसला हल नहीं होगा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक, इस पूरी घटना में वाइस चेयरमैन LDA जेल क्यों नहीं चला जाए? उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो?
सच। और एक चीज मैं पूछ लूं, आप अधिकारी हैं इस पूरे पैनल में, केवल जो आप ही जान, निलंबन मेरे जैसे छोटी बुद्धि के लोग जानते हैं, निलंबन कोई सजा नहीं होती। निलंबन घर में बैठ के नमकीन काजू और कॉफी का टाइम आउट देते हैं, और शोले पिक्चर देखो उसमें टीवी में। क्या जो 10-5 करोड़ अंदर कर चुका है उसकी सेहत पे निलंबन से असर पड़ रहा है क्या निर्मल जी? बच्चे सिंगापुर में घूम रहे हैं, वो शोले देख रहा अपना बैठ के, आप करते रहो निलंबन निर्मल जी। जी हाँ बिल्कुल, निलंबन का जो है ना, निलंबन कोई सजा नहीं है। निलंबन तो जस्ट उसको मौके से हटाने का एक छोटा सा टेम्परेरी फिक्स है कि वो मौके पे ना रहे, जांच अच्छे से हो सके। और वो बिना मौके पे रहे भी अच्छी तरह से जांच करवा लेते थे, अपने पक्ष में सारे सबूत सामने नहीं आने मतलब ले आते हैं, और जो उनके खिलाफ जो चीजें जाती हैं वो रिकॉर्ड पे आने नहीं देते। ये जो मैनेज का जो कल्चर है हमारे यहाँ, सब कुछ मैनेज करना, और जो कमेटी बना दी, SIT बना दी, ये तो ठंडे बस्ते में डालने के बहाने हैं। किसी चीज को अगर आपको ठंडे बस्ते में डालना है, बना दो कमेटी, बना दो, किसी चीज का गठन कर दो, तो देखती रहेगी। तत्काल पब्लिक का गुस्सा शांत हुआ, और पब्लिक मेमोरी तो शॉर्ट होती है, अगले दिन के अखबार में कुछ और निकलेगा। तो जो एक जो जनरल जो त्राही है वो किसी और विषय पे चली जाएगी। परंतु ये जो गंभीरतम विषय है, बच्चों की जान से आप खेल रहे हैं। कोचिंग, किसी ने यहाँ कहा कि कोचिंग को शिक्षा की तरह बना दिया कमर्शियल, क्या शिक्षा स्कूल की तरह कमर्शियल बना दिया? क्या स्कूल हमारे यहाँ कमर्शियल नहीं है? स्कूल से ज्यादा तो कमर्शियल, स्कूल उतने ही कमर्शियल है जितना कोई बिजनेस होता है। जो भी प्राइवेट स्कूल है सब कमर्शियली चल रहे हैं, कमर्शियल आधार पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ सब कुछ का आधार पैसा है, सब कुछ का आधार पैसा है। चाहे वो स्कूल चलाना है, यूनिवर्सिटी चलानी है, कोचिंग चलानी है, बिल्डिंग बनानी है, फायर डिपार्टमेंट चलाना है, ऐसी ऐसी तंग तंग गलियों में मल्टी स्टोरेज बने हुए हैं जहाँ कभी एक टेम्पो को जाने में कठिनाई होती है। कभी खुदा न खास्ता आग लग गई तो फायर टेंडर कहाँ से जाएगा? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। हमने देखा विदेशों में फायर मतलब एक बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है फायर फाइटिंग का। हमारे यहाँ तो कोई उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। बोले क्या औकात है कुत्ते की? एक दिन मैंने किसी बिजनेसमैन से बात कर रही थी, उनको नहीं मालूम था, कहीं साथ में सफर कर रहे थे। बोले कुत्ते की क्या औकात है, आएगा 200-300 रुपए लेके चला जाएगा, 2000 ले लेगा जाता हो। इस तरह से हीन भावना से बिजनेस के लोग देखते हैं, क्योंकि सर्विस वाले लोग जाके चुपचाप उनके तलवे चाटते हैं पैसे के लिए। तो हम लोग को भी अपना थोड़ा अणख रखनी चाहिए ना, फख्र रखना चाहिए, प्राइड इन जॉब होना चाहिए कि मेरी एक रेगुलेटरी ड्यूटी है और मुझे उसको करना है, और मैं लोगों की, समाज की जानें बचा रहा हूँ, समाज में नियम कानून को लागू कर रहा हूँ। वैसी प्राइड की फीलिंग 10% लोगों में मिली कि अपना अच्छे से काम करे, निष्ठापूर्वक काम करे। 10% लोग भी, चाहे वो छोटे स्तर के, ऊपर के स्तर के, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। जी ठीक बात है। तो एक आलोक पांडे जी, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई देश के अलग अलग इलाकों में, हमने देखी। खिड़कियों से कूदकर लोगों ने जान दे दी, जो अंदर से बच गए वो बाहर सड़क पर गिरे, आके तो मर गए। मैंने सूरत में एक झूला टूटा था, उसमें 32-34 लोग मर गए थे बच्चे। एक पुल टूटा था, उसमें मर गए। ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं देश के अलग अलग हिस्सों की। मैंने कभी ये नहीं सुना आज तक कि कोई बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति जेल भेजा गया हो। क्या किसी बड़े जिम्मेदार को जेल भेजे बिना इस तरह की समस्याओं से हम लड़ पाएंगे? क्योंकि जमीन पर SOP लागू तभी होगी जब सबसे बड़े अधिकारी को लगेगा कि SOP का पालन नहीं हुआ तो मैं जेल चला जाऊंगा। आलोक पांडे जी। देखिए सर, मैं फिर उस बात को वही से उठाता हूं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन किया सकता है, वो सरल है तब भी, लेकिन अपने अधिकारियों को दंड देना मुझे लगता है अभी तक कठिन। भारत में तो ये परंपरा ही डेवलप नहीं हुई। अधिकारी मतलब वो अपनी सुरक्षा कवच में है, कोई सरकार सूती उसको टच नहीं करती। कोई सरकार, जो ब्यूरोक्रेसी की अपनी यूनियन है पूरे, अगर किसी आप IAS IPS को IPS एसोसिएशन बनाए, किसी IPS को आप सस्पेंड कर दीजिए, पूरे भारत की IPS एसोसिएशन लॉबिंग करना शुरू कर देती है, पूरे भारत के प्रशासन को डिस्टर्ब करने की धमकी देती है। अंदर की बात तो ये है ना, आप IAS को कर दिए सस्पेंशन, फिर देखिए उनकी लॉबिंग किस लेवल की होती है। तो जो भारत की कार्यपालिका में जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी है हमारे नेताओं पर। मैं तो खुलेआम कहता हूं कि नेताओं पर इस तरह से हावी है कि मुख्यमंत्री की भी हिम्मत नहीं पड़ती। 9-10 साल में कितनी बड़ी घटनाएं हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितने अधिकारियों को हटाया, इस अग्निकांड की घटना में कितने अधिकारियों को जिम्मेदार रखा। चलिए छोड़िए, कल की घटना में कौन सा बड़ा अधिकारी सस्पेंड हुआ, बर्खास्त हुआ, कौन सा अधिकारी जेल गया, किसके ऊपर जिम्मेदारी रखी गई? अभी भी जांच ही चल रही है। अरे प्रथम दृष्टया उसे हटा दीजिए,
फिर अगर जांच में निर्दोष पाया जाए तो ठीक है। यहाँ तो जांच में ही खेल है सर, सारा खेल तो जांच का है। जांच में वो सारे ब्यूरोक्रेट ही करेंगे जांच, और ब्यूरोक्रेट भाई भाई है। इतनी जबरदस्त लॉबिंग है ब्यूरोक्रेसी की, आप किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई इस देश में ब्यूरोक्रेसी की लॉबिंग को तोड़ने के लिए। ना कोई नेता पैदा हुआ है अभी तक, और ना कोई मुझे लगता है पैदा होगा भविष्य में जो भारत की ब्यूरोक्रेसी की लॉबिंग के अगेंस्ट खड़ा हो सके। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक बात है, ठीक बात, ठीक है। धर्मेंद्र सिंह, मुझे याद है कि जब आजादी के बाद वल्लभ भाई पटेल एक वो ढांचा तय कर रहे थे सिविल सर्विस के लिए भारत में, निर्मल जी को भी याद होगा, तो उन्होंने कुछ जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखा दिया वल्लभ भाई पटेल ने। क्या उनसे कहा गया था कि इन्हें लकड़ी का कवच दे देना, उनने स्टील का दे दिया। क्या बोले, लला एक बार सिविल सर्वेंट हो जाओ, उसके बाद मूंछों में चमेली तेल लगा घूमना, कोई माई का लाल तुम्हारा वाल वाका नहीं कर सकता। क्या मैं सुनता हूं आईएएस आईपीएस लोगों से, वो मालूम क्या कहते हैं निर्मल जी, यार अमिताभ जी कोई साला हमको दरोगा तो नहीं बना सकता, इतना राष्ट्रपति भी, और ना डीएम जो आईएएस वो कहता ना कोई माइकल लाल हमको तहसीलदार बना सकता। क्या हम आईएएस हैं, आईएएस ही रहेंगे, ये भाव उनको अनियंत्रित नहीं कर देता? धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी दो तीन चीजें, जो नेता है वो 5 साल बाद हमारी अदालत में आता है, हम उसका फैसला करते हैं, हमें उसको रंगबाजी का एटीट्यूड पसंद नहीं, हम उसको सड़क पर बैठा देते हैं, बेरोजगार कर देते हैं। लेकिन बंजर भूमि विकास सचिव से नाराज होगा तो वो गृह सचिव हो जाएगा, गृह सचिव से सरकार नाराज होगी तो वो शिक्षा में चला जाएगा, वही मकान, वही गाड़ी घोड़ा, वही रंगबाजी। धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी सबसे महत्वपूर्ण, जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, और अकाउंटेबिलिटी ऊपर से चपरासी के और 4th क्लास कर्मचारी के ऊपर अगर अकाउंटेबिलिटी डालेंगे, उसकी कोई हैसियत नहीं, वो केवल वसूली तंत्र में है। जब तक ऊपर, देखिए ऐसा, मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा समय दीजिएगा, जब सरकारी तंत्र, निगरानी तंत्र और जो पर्यवेक्षण या इंस्टीट्यूशन में जो है अगर फेल हो गया, तो मैं राजनीति तरफ नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। आप कह रहे थे नोएडा की घटना हुई, या जैसे मेन होल में नगर निगम के खुला हुआ है और उसमें कोई चला जा रहा है, तो उसके लिए जब तक नगर आयुक्त नहीं जिम्मेदार होगा तब तक नीचे तक सेंसिटिविटी नहीं आएगी। छोटी घटना से कुछ नहीं होने वाला। यह घटना में अगर उदाहरण लीजिए तो इसमें कम से कम एलडीए का वीसी, कलेक्टर, कमिश्नर, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो यहाँ का हेड कर रहा हो लखनऊ का, जब अगर कार्रवाई करनी सरकार सेंसिटिव हो और भविष्य में चाहती हो कि इस तरह कार्रवाई ना हो, तो उसको इस तरह के अफसरों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, नियम संगत कार्रवाई। हम ये थोड़े कह रहे फांसी चढ़ाइए, आप अगर उनके ऊपर उनके हत्या का जो उनकी कृत्य से हत्या अगर हो गई है तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके कृत्य से उसकी जांच होनी चाहिए, क्या सही गलत है वो एजेंसी करे। उनके कृत्य से किसी की जान गई तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उन पर तय होनी चाहिए। जिस दिन बड़े अफसर पर कार्रवाई होगी, उनको मालूम हो जाएगा कि इस तरह के अपराध में अगर हम शिथिलता बरतेंगे, लोगों को छूट देंगे, तो आज हम तक आएगी, देखिएगा एक दिन में ठीक हो जाएगा। जी, ये बना कैसे रहा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एलडीए कैसे नहीं जिम्मेदार। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बैठक किया, मैं लखनऊ के अंदर बता रहा हूं, इन्होंने एफआईआर 2.5 गुना बढ़ा दिया। आपकी कोई एफआईआर जो इसमें जान रहे होंगे, बेहतर जानते होंगे कि अगर कोई बिल्डिंग आप 10 मंजिला बना सकते थे, तो अब आपको लाइसेंस हो गया उस कारपोरेट एरिया में, उसको 15-18 मंजिल ले जा सकते हैं, उसी लैंड में, उतने इसमें। आपके पास 100 मीटर की सीढ़ी फायर डिपार्टमेंट के पास नहीं है, आप 150 मीटर की मंजिल, 150 मीटर ऊंची बिल्डिंग कैसे पास कर सकते हैं साहब? ये इसका मतलब आप मिले हुए हैं। ये बड़ी जेन्युइन बात, मुख्यमंत्री जी बुला के एक बार उसके खिलाफ करेंगे, तुमको जेल भेज रहा हूं, तुमने कैसे बना दिया इसको। देखिए किसी अफसर की दोबारा हिम्मत होगी, बिना सारा नार्व चेक किया ऐसे मनमानी बढ़ा देगा। फाइल के नीचे वो आया, वो लाल पीली हरी नीली वाली, उसके बाद उसका वजन तौला, उसके बाद तुरंत साइन करके कर दिया। ये चल रहा है अमिताभ जी, मैं नहीं ले जाना चाहता राजनीति में, और कई घटनाएं हुई है इस सरकार। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, मैं निर्मल जी से एक टिप्पणी लूंगा, फिर देवेंद्र भाई पास होगा। निर्मल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मुझे आपने, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे थे आप, तो ब्यूरोक्रेसी को जैसे कहते हैं स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, लोहे का आपने कहा ना कवच दे दिया, तो खुशवंत सिंह ने कहा था कि वो सच में स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, और स्टील के स्पेलिंग उन्होंने किए थे STEAL, चोरी करने वाला फ्रेम ऑफ इंडिया।
स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और जो अनुच्छेद 311 है संविधान का, आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोटेक्शन देता है, मेरे ख्याल से अब समय आ गया कि ब्यूरोक्रेसी, जब तब तो ठीक था जब अंग्रेज लोग हम पे राज कर रहे थे, तब इतनी पावर शायद ब्यूरोक्रेसी के पास थी। अब तो हम प्रजातंत्र में रहते हैं, राजतंत्र में रहते हैं, और इस तरह की जो हम कहते हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है, पॉलिटिकल हमारे पास है प्रजातंत्र, परंतु सामाजिक प्रजातंत्र तो नहीं है। सोशल प्रजातंत्र अगर लाना है तो ब्यूरोक्रेसी, जो कि एक परमानेंट फीचर है, यहाँ जो परमानेंट फीचर है उसमें ये जो IAS IPS एक साहब ने कहा भी था, जो इकोनॉमिक एडवाइजर की, ये जो सर्विस है इसको रिविजिट करना है। ये जो आपका जो सिस्टम है ऑल इंडिया सर्विसेज का, और इतनी पावर्स एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने का, और 30-40 साल तक कोई आदमी लगातार बिना किसी चैलेंज के अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 311 के अंडर जो ऐसे राज करके जाता है, तो दैट इज ही सेड कि ये बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं है और इसको जरूर रिव्यू होना चाहिए, रिविजिट होना चाहिए। मेरे ख्याल से समय आ गया है कि इन सर्विसेज के बारे में सोचा जाए, बिल्कुल सोचा जाए, और कोई अच्छे प्रगतिशील जो समाज को, विकसित भारत की बात करते हैं हम लोग, कहाँ से विकास होगा? लोग तो सर्विस ज्वाइन ही इसलिए कर रहे हैं। आप UPSC में जाकर देखिए कि ये इतने करोड़ कमा लेंगे, उतने करोड़ कमा लेंगे, हर किसी से मिलकर। आपने ठीक बात कही। मैं देखता हूँ कि जितने भी लोग किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, नेता है वो 5 साल में इम्तिहान से गुजरता है, अमिताभ अग्निहोत्री रोज शाम को इम्तिहान से गुजरते हैं, आलोक पांडे हर इम्तिहान से गुजरते हैं कि इनके पढ़ाए बच्चे आए कि नहीं आए तो ये बेकार। व्यापारी इम्तिहान से गुजरता है कि उसका कारोबार ठीक चल रहा है कि नहीं। सिर्फ एकमात्र IAS IPS है, एक बार हो गया उसके बाद चमेली के तेल से चंपी कराओ और मौज लो। क्या सरकार आपके बहुत भी खिलाफ हो जाएगी तो क्या उखाड़ लेगी? क्या उखाड़ लेगी? ऐसे उदाहरण तो नेहरू जी से लेके आज तक 100 अधिकारी भी नहीं होंगे जो जेल गए हो बड़े। क्या उखाड़ लेंगे आप उनका? और जो जेल गए भी वो सरकारों की मर्जी से नहीं गए देवेंद्र जी, नेहरू जी से लेके आज तक, वो केवल और केवल कोर्ट के सख्त रुख के कारण जेल गए। प्रदीप शुक्ला एंड कंपनी जितने भी लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, तब आप लोगों के हाथ में कुछ बचा ही नहीं कि उन्हें बचा पाओ, तब वो जेल गए। अदरवाइज सरकारों के हाथ में मैंने कभी इतनी शक्ति नहीं देखी कि किसी प्रमुख सचिव को जेल भेज दें देवेंद्र जी। और जब तक मैं तो ठेठ देहाती आदमी हूं, मेरी सुई एक जगह अटक जाती है। इस घटना में LDA के VC के खिलाफ हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाए? देवेंद्र जी इसी पर विचार रखो आप, बाकी सारी कहानी छोड़ो। BC, LDA और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ, इन दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाए? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर। अगर इतनी बड़ी घटना में किसी का भी नाम आ जाए, मेरी बात बीच में कट भी गई थी, भाई वो नेताओं के और उनकी जो बात है वो कोई भी बना ले, घेर ले, तो किसी का भी हो, जब पारदर्शिता है तो फिर उसमें सबका होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। लेकिन सर एक चीज और भी है इसमें, कभी कभार जो है ना, एक व्यक्ति जब लड़ाई लड़ रहा होता है उसको साथ मिलना जरूरी होता है। कई बार ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने साबित किया है कि उनके जो कार्य हैं करने के, वो चाहे आप जो है ब्यूरोक्रेसी के लिए भी कह लो, पूरी दुनिया जानती है नौकरशाह की पूरी दुनिया में क्या हालत है। भारत की बात छोड़िए, नौकरशाह सबका ही ऐसा है, हमारी बात छोड़ो, उनके हाथ में बहुत कुछ होता है। जब उनसे लड़ने की हिम्मत कोई कर रहा है, खड़ा हो रहा है, तो जितना विपक्ष सड़कों पर खड़ा है आज की तारीख में, उनका भी तो ये क्वेश्चन बनता है कि सरकार को मेरे क्वेश्चन करे। इसमें तो विपक्ष को मतलब ही नहीं, जो घटना घटी है उसमें इसमें विपक्ष का काम यह है, अगर वहां कल बुलडोज जाकर हमने रोड तोड़ने शुरू कर दिए, चौड़ीकरण करा, ध्वस्तीकरण करा, तो सड़कों पर आ जाएंगे। आज DM के खिलाफ, SP के खिलाफ जहां जहां जरूरत है वहां भी आकर खड़े होइए आप। अगर सरकार बचा रही है तो आप सीधे कोर्ट जाइए, और लॉ पर भारत के पर विश्वास है ना आपको, सरकार वहां बचाती है तो जनता के बीच ये पारदर्शिता रहनी चाहिए। इतनी गंभीर विषय को नहीं राजनीति नहीं बना रहा मैं, इसको मैं स्पष्ट नहीं, मैं राजनीति नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन आपकी भाषा बता रही है। अगर लखनऊ में ध्वस्तीकरण शुरू होता है, अगर वनों चीजें तोड़ी जाती है, तो आप लोग सड़कों पर आओगे, आप निश्चित खड़े हो जाओगे। अगर आप एक 15 बच्चे चले गए, इतने परिवार पूरे मीडिया ने मिलकर, मीडिया ने मिलकर दिल्ली पर उसको उछाला, सरकार को पीछे हटना पड़ा।
रीजन से आप बच्चे लोग मरे काम और करते आप हो ना, फंसते रहे, तो सरकार घेरने के साथ राजनीति साथ करते रहे। इस देश और कानपुर प्रदेश को लेदर भी घेरते फैक्ट्री हो। में आग अगर लगी धर्मेंद्र की और हिम्मत कितने है मजदूर तो जल डंडे के की मर गए। चोट पड़ा कर नहीं, कहिए कितने और मजदूर जल सरकार के को मर आईना गए, इसकी दिखाइए जिम्मेदारी कि आपकी आप है भी यहाँ क्यों और कर आप रहे हैं। गिरते नहीं। और हम चाहते हैं एसपीसीआई के कि ऑपरेशन नौकर किए खाके करने आग खिलाफिए, लग खाई गई खवाई और होनी आप चाहिए। मुस्कुराते और ये रहे, भारत आपने का साफ जिंदगी कहता है, में उस चुनाव को काट याद दिया। दिलाइए। झांसी आपकी मेडिकल सबसे कॉलेज बड़ी में भूमिका है। 20 से अधिक आप बच्चे इस जल काम के को मर करिए, गए, नवजात हम आपका बच्चे स्वागत छोटे। करेंगे। और आप ये राजनीतिक आपको बातें शर्म नहीं काम आई, नहीं आपने चलेगी। लोक बंधु जब अस्पताल कोई में काम करती बच्चे है मर गए, सरकार तो तो आप आपके उसे हो घेरने गया का कि काम किरण जी करते हैं। कहाँ थे? हाँ, कौन अगर सी कहीं कार्रवाई चूक हुई उनके है, कोई लिए? गलती हुई है हॉस्पिटल में आग तो लगी। उसे मानने के क्यों लिए नहीं तैयार है, कलेक्टर उस समय जेल लेकिन गया? उसे ठीक अब करने की जब बात नोएडा में आती एक है नौजवान तो मर आप गया, लोग आगे इंजीनियर, आते उसका हो, पिता था। डंके की इसकी चोट जिम्मेदारी लगाते हो। कौन लेगा? आप घोषणा करिए। नहीं, इसकी हम जिम्मेदारी समझते हैं कि देखिए, बड़ी बेशर्मी के साथ आप विषय को विषयांतरित कर रहे हैं। इतने गंभीर विषय में मालूम है कि आपको मिर्ची लग गई, क्योंकि आप लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, मिले हुए लोग हो, आपको लोगों की जिंदगियों की चिंता नहीं है, संवेदनहीन लोग हो, संवेदनहीन लोग हो। आपके लिए तो लग रहा है आपकी ये चीजें भी तो उजागर होनी चाहिए कि आप किसको बचाना चाहते हैं, किसको जोड़ना चाहते हैं। ये लोग के टारगेट ये बिल्डिंग है, और बड़े ये नेता, आज नहीं बनी बड़े है, अफसरों ये की आप बच्चों लोगों की ने- सुरक्षा अरे तक है। आपको वो आपको आदेश आम याद जनता है की 2016 सुरक्षा की चिंता नहीं वो है, मुझे केरल मालूम बता है। रहे नहीं। देखिए, चिल्ला के आप सशक्तिकरण के मामले बाद को भी दबा बताया नहीं नहीं। सकते। आज भी आपको दिक्कत देखिए, होगी। ये आग, मैं कहता हूँ ये आपको आग दिक्कत जो होगी। है, आप ये कौन आग नहीं सिंपल होगी। आग नहीं है, आपकी सरकार की लापरवाही, अरे आज तो उदासीनता, ये जवाबदेही, आग पतन की आपदा लपटें भी हैं है। और योगी ये आदित्यनाथ एक को ऐसी इसमें घटना है जूझना होगा। कि ये घटना है इसकी जीवन में लपटें आप तक जरूर जाएंगी। बढ़ती रहती ऐसा नहीं है कि आप बच रहती है, पाएंगे। बात अलग है। जब लेकिन सुरक्षा कुछ आप घटनाएं कागजों ऐसी कर हैं रहे हैं, कि कागज की जिन्हें इम्प्लीमेंट आप नहीं हो रोक रहा नहीं है, सकते हैं। आप विफल वो हो चुके देही हैं, की तो आपकी होती है, देही विफलताओं की के होती है, मीनार लेकिन है। मैं देही मानता हूं तो आपकी देही नहीं सरकार करा। की विफलताओं इसमें की आपकी ये गलती कुतुब ज्यादा मीनार हमसे। बनने जा रहा है आपको मैं याद लगातार। दिला रहा हूं बार बार। नहीं, हम आप आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ आप दीजिए, इससे हमको बच जो नहीं करना सकते। होगा हम समाज में आप करके इसमें निकल नहीं दिखाएंगे। सकते। आपका और जोड़ आप नहीं कर फिर पाएंगे। गिरोगे। जिन हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, भाषा है। आपका हमको कोई अब नौकर विश्व साहब पूरा नहीं देश है, देखे, आप विपक्ष की ये भूमिका में। पूरा देश अगर देखे किसी IAS कि को जिनके हाथों अमिताभ में साहब- सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अमिताभ साहब के पर्यवेक्षण साथ की क्या हुआ था? जिम्मेदारी है, प्रिवेंशन कैसे की घटना जिम्मेदारी हुई है, थी? वो क्या कितने की थी? निष्ठुर लोग हैं, उसको ऑन कितने रिकॉर्ड निष्ठुर लोग उसकी हैं, बेइज्जती उनको करनी, उनकी मौतों पे सरकार को भी घेरना, राजनीति करनी या है। अदर किसी उनकी और को बच्चों की बताना, मौतों पर, ये उन मासूमों IPS का पे नाम ले लो। जो अपनी जान वहाँ सपनों विपक्ष के में साथ जो भी गंवा व्यक्ति दिया राव के चले साथ गए, खड़ा रहा। उस पर शर्म नहीं आ रही, ऐसी कोई आंखों से बात आंसू नहीं है आने के कि बजाय आप साफ और राजनीति पाक करते हैं। हैं। ये बिल्कुल पूरा नहीं। देश और प्रदेश हमारा देख रहा है, ईमानदारी से काम कितने करने का देश, मकसद है। पूरा प्रदेश हम देख रहा है। जाएंगे। आप अमिताभ सर ने ये हमसे ईमानदारी है क्वेश्चन कि किए। बच्चे मर रहे हैं और गहरे आप उसके क्वेश्चन है, बाद गहरी विपक्ष पर डिबेट है। सवाल उठा रहे माननीय हैं। मुख्यमंत्री जी के क्या सामने बेसर्मी तक है? ये सारी आप चीज जा सवाल रही है, माननीय जिनको चर्चा हो मुख्यमंत्री रही जी है। चरण इसमें कुछ ना कुछ चरण परिणाम वंदन कर रहे आपको हैं, मिलेगा एक बार जरूर। सवाल पूछने और की ये हिम्मत नहीं है, ये कोई कार्रवाई हवा करने की की बात हिम्मत नहीं नहीं है। है, चरण ये वंदन डंके कर की रहे हैं। चोट ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, देवेंद्र जी को भी, धर्मेंद्र जी को, दोनों मित्रों को रोकूंगा। आपस में संघर्ष मत करिए, ये विषय राजनीति का नहीं। मैं एक बात बताऊं, हम लोग तो चलो कम अनुभव वाले लोग हैं, सरकार का सिस्टम उतना नहीं जानते, प्रशासन का, लेकिन निर्मल जी जानती हैं, वो DGP रहे धर्मेंद्र अपने। मैं देश के एक दूसरे बड़े ब्यूरोक्रेट का उदाहरण देता हूं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, अन्य पदों पर तो रही, और भारत के प्रधानमंत्री के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, नृपेंद्र मिश्रा जी। उनके पास तो अनुभव कमी नहीं, देवेंद्र जी, नहीं ना। वो कोई ब्लॉक ऑफ वीडियो तो रहे नहीं, उनके पास तो बड़ा अनुभव है ना निर्मल जी। उन्होंने कहा अभी कल, देवेंद्र भाई सुनो, कि राम मंदिर में अयोध्या में 1600 लोग बिना किसी लिखत पढ़त के बिल्ला लटकाए घूमते हैं, उनका कोई कागज में कहीं नहीं, उनको तनख्वाह मिल रही है, उनका कोई दायित्व नहीं, कोई कार्य विभाजन नहीं, क्या? और वो सब वहां मैनेजर बन के घूम रहे, 1600 लोग। ऐसा मैं नहीं कह रहा, और धर्मेंद्र कहते तो भी मैं नहीं मानता। मैं कहता चलो सपा वाले हो सकता गलत बोल रहे हो। ये नृपेंद्र जी कह रहे हैं जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। वहां क्या भंडारा करने था कि इन सबको आपने घुसा दिया? मंदिर परिसर के अंदर जो भी गया उसका दायित्व तो क्यों नहीं तय हुआ? वो क्या करेगा ये क्यों नहीं लिखत पढ़त में हुआ और सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? देश जानना चाहे कि रामलाल यहां क्या करता है, तो पता क्यों नहीं लगे एक सिंगल क्लिक में कि रामलाल की ड्यूटी ये जो दाएं तरफ गुलाब के पेड़ लगे इनमें पानी डालने की, ये क्यों नहीं पता लगेगा हमको? ये कोई गुप्त बात है क्या? राम मंदिर देश के संसाधनों से चल रहा है, देश के नागरिकों के संसाधनों से चल रहा है ना, सरकारी ग्रांट से तो नहीं चल रहा ना देवेंद्र भाई।
ये मैं नहीं कह रहा, नपेंद्र जी ने कहा कि 1600 लोग बिना किसी दायित्व के। और उन्होंने एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, वो मैं यहां करना चाहता हूं। उन्होंने मालूम क्या शब्द इस्तेमाल किया कि ऐसा लगता है देख के, उन्होंने हंस के कहा ऐसा लगता है देख के, निर्मल जी आप भी सुनिए, कि ऐसा लगता है देख के कि 1600 लोगों का, स्वयंसेवकों का एक सिटी बना दी गई है, 1600 स्वयंसेवकों का शहर। ये निर्मल उन्होंने कहा, नपेंद्र मिश्रा जी ने। मेरा जोर जिम्मेदारी तय करने पर है, अयोध्या में भी और यहां भी। मैं अयोध्या में भी चिंटू पिंटू की गिरफ्तारी के फेवर में नहीं हूं। उनकी गिरफ्तारी मुझे संतुष्ट नहीं करेगी देवेंद्र जी। जो व्यक्ति अयोध्या के मंदिर का व्यवहारिक अर्थों में मुख्य प्रशासक है, वो दंडित होना चाहिए, राष्ट्र को दिखना चाहिए कि वो दंडित हो रहा है। एक जो व्यक्ति मुख्य रूप से जिम्मेदार है बड़े पद का इस व्यवस्था के लिए, लखनऊ वाली, वो जेल जाता दिखना चाहिए। बाकी सब कहानी है महाराज, बाकी मेरे लिए सब कहानी है। क्यों जेल नहीं जाए? जो किसी की जेब से 100 रुपया चोरी पॉकेट मारी कर ले, वो भी जेल जाता है ना, भारत के कानून के तहत। शांति भंग में जेल चले जाते हैं लोग, जाते हैं ना। तो ये 15 लोगों की हत्या में कोई जेल नहीं जाएगा बड़ा आदमी, मुझे स्वीकार्य नहीं। बड़ों को जेल जाना सीखना चाहिए, और नहीं सीखना चाहते तो उनको बलपूर्वक जेल भेजकर सिखाइए कि जेल कैसी होती है। निर्मल जी गलत तो नहीं कहा? जब तक बड़े जेल नहीं जाएंगे, सिपाहियों को दंडित करने से लाभ नहीं होगा। मैंने 2 नाम बताए देवेंद्र भाई, यहीं से शुरुआत करा दो, वाइस चेयरमैन एलडीए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ। हत्या का मुकदमा में लिखवाओ, क्या दिक्कत है? हत्या का मुकदमा क्यों नहीं लिख सकता? मेरे ख्याल से राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा तो सबके खिलाफ मुकदमा लिख सकता है निर्मल जी। और ये राष्ट्रपति और राज्यपाल तो नहीं है, एलडीए का वीसी और डीएम लखनऊ। ये नजीर उत्तर प्रदेश से सेट हो देवेंद्र भाई, पूरे देश के लिए ये एक शुभ संकेत हो जाएगा। सारी ब्यूरोक्रेसी में मैसेज चला जाएगा कि वो दीवार गिर गई जो दीवार हमको बचा के रखती थी। एक बार तो बलिदान करना ही पड़ेगा 2-4 को देवेंद्र जी, 2-4 को बलिदान करना ही पड़ेगा, अन्यथा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। और माफ करिएगा, मैंने अपने पूरे पत्रकारी जीवन में कभी इस ऐसे खबरों को महत्व दिया ही नहीं कि फलाना अधिकारी निलंबित कर दिया गया। निलंबित का मतलब होता है और मौज, क्या पहले ऑफिस तब भी जा रहा है, 8 घंटे बाद कुछ तो सिर खपा रहा है। निलंबित बचो, टी शर्ट और निक्कर पहन के शोले देख रहा हो, शोले के बाद पाकीजा और शाम को क्लब। क्या निलंबित अधिकारी की कोई इज्जत कम हो जाती है? नहीं ना। आपके गांव में निलंबित आए चाहे पद वाला आए, बराबर सम्मान होगा, क्योंकि आपको ये पता है जो भैया निलंबित हैं ये कल मेरठ के कमिश्नर होके आ सकते हैं, ये तो पता ही है। ये बात सच्ची है। मैं लोगों से पूछता हूं कि अधिकारी निलंबित हो गया, अरे बोले भाई साहब हम तो फिर भी उनसे अपना रिश्ता मेंटेन रखे हैं, बोले 3 महीने बाद पता नहीं कहां पोस्टिंग पाके आ जाए है। तो निलंबित अधिकारी को ऐसा मत समझिए कि कोई मिठाई मिलना बंद हो जाती है, ना। रसमलाई नहीं, लेकिन सोहन पपड़ी तो मिलती ही रहती है। आलोक जी गलत नहीं कह रहा, क्योंकि वो उसी तंत्र का हिस्सा है और उसको पता है कि लौट के आऊंगा। एक और नियम है, पता नहीं कितने लोगों को पता है, निर्मल जी को तो पता ही होगा। देवेंद्र जी, कोई राज्य सरकार किसी आईएएस अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी को निलंबित कर दे, ठीक है, समझिएगा, 90 दिन के भीतर अगर केंद्र ने उसको
अप्रूव नहीं किया तो उसका निलंबन अपने आप रिवोक हो जाएगा। बोलो जय श्री राम, बोलो जोर से। क्या उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते? निर्मल जी यही है ना, 90 दिन में वो अपने आप अपनी कुर्सी पे आ जाएगा, कहेगा देवेंद्र जी हटो, मैं आ गया, मेरा निलंबन खत्म हो गया। उसके लिए कागज की जरूरत नहीं। ऐसा नियम स्कूल के मास्टर के लिए आपने क्यों नहीं बनाया? मैं पार्टी से हट के बात कर रहा हूं। ऐसा नियम स्कूल के प्रिंसिपल के लिए क्यों नहीं बनाया? ऐसा नियम किसी और के लिए क्यों नहीं बनाया कि वो अपने आप रिवोक हो जाएगा निलंबन? किसी के लिए नहीं, ये सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए है कि निलंबन अपने आप रिवोक हो जाएगा। फिर वो क्यों डरेगा देवेंद्र जी? फिर क्यों डरेगा आपसे? उसको पता है आप कितने भी बड़े नेता हों, क्या उखाड़ेंगे? 90 दिन, इससे ज्यादा तो उखाड़ ही नहीं सकते। मैं दिल्ली बात कर लूंगा। तब मुझे ऐसे सैकड़ों IAS IPS मिले होंगे जिन्होंने ये डायलॉग मारा होगा कि मेरा क्या कर लेगी भाई साहब कोई दरगार, बताइए, मुझे तहसीलदार थोड़ी ना बना देगी मुझे कोई नहीं। और IPS कहता मुझे दरोगा बना दोगे क्या? मैं तो IPS ही रहूंगा। ये भाव अनियंत्रित शक्तियों को और ज्यादा विकराल बना देता है। सब लोग गए, सबने दृश्य देखा, सब अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या हम लखनऊ से एक शुरुआत कर सकते हैं? और मेरे लिए शुरुआत का अर्थ है LDA का VC, मैं नाम भी नहीं जानता LDA के VC का, ना लखनऊ के DM का, ये भी जान लीजिए क्या, नहीं तो मैं नाम से उल्लेख करता। उनकी गिरफ्तारी करिए, उनको जेल भेजिए। उनकी गिरफ्तारी से न सरकार गिर जाएगी, न कोई हंगामा मच जाएगा, न कोई हाय हाय हो जाएगी, न सपा वाले सड़क पर उतरेंगे। सपा वाले तो वैसे भी किसी मामले में सड़क पर नहीं उतर रहे, तो इसमें क्या उतरेंगे? आपने देखा कभी वो सड़क पर उतरे हो? हाल फिलहाल नहीं ना। आप गिरफ्तार करके भेजो जेल, एक बार जलूस तो निकालो राजा बाबुओं का। मैं फिर कहता हूं, नेता जनता की गाली खाए, जनता का आक्रोश झेले, अपमान झेले, और हर 5 साल बाद कितना भी प्रतापी नेता हो, जनता के समक्ष उसको इम्तिहान में बैठना पड़ता है। क्या देवेंद्र जी, IPS IAS कभी इम्तिहान में नहीं बैठता, वो एक ही बार बैठता है संघ लोक सेवा आयोग के इम्तिहान में। उसके बाद तो वो 60 साल तक लठ हाथ में रखता है, चाहे जिसके दे देता है सिर्फ। यही ना। या प्राइम पोस्टिंग के लिए नेताओं के वो काम करता है जो नहीं करने चाहिए। तो 2 ही काम करते हैं ब्यूरोक्रेट। निर्मल जी, 12 साल पहले की बात है देवेंद्र जी, एक चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी बैठे थे, एक नेता, क्या वो नेता सरकार चलाने वाले 5 लोगों में से एक थे, मैं भी बैठा था। चाय वाय आई, सब दिल्ली में बैठे थे हम लोग। तो फिर उसमें जब चाय नाश्ता बर्फी हरफी खा ली तो उनने घंटी बजाई, नौकर नहीं सुन पाया, मक्खी आ रही थी, वो उनको इरिटेट कर रही थी। क्या 12 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार का जुड़ा किस्सा बता रहा हूं। तो वो प्रमुख सचिव, कौन सचिव होते, वो उस पद पर थे 2 महत्वपूर्ण विभागों के, वो उठा के कप प्लेट जो रखे आए अंदर। क्या या तो अधिकारी ये करते हैं या अनियंत्रित हो जाते हैं, बीच में नहीं रहते अधिकारी। निर्मल जी, सॉरी टू से, या तो वो नेता का झोला उठाते हैं। एक बड़े अधिकारी को मैंने देखा देवेंद्र जी, पुरानी बात बता रहा हूं, ये साथ ने मतलब ये समझ लीजिए 35-36 साल पुरानी बात बता रहा हूं। तो वो मुख्यमंत्री वो खाते थे डंडी वाली तमाकू में पान पराग मिला के कॉम्बिनेशन बनाते थे धर्मेंद्र जी ना। तो वो बड़ा मारक कॉम्बिनेशन हो जाता था। फिर वो तो 5 ही मिनट में पूरा चेहरा उनका पसीने से भीग जाता था, बहुत मारक हो जाता था वो। तो मैंने उनको छोटी सफेद तौलिया लिए खड़े देखा, है? लिया, पहुंचा, फिर हाथ पकड़ा दिया।
ये है सच्चाई मालिक। मैं फिर कहता हूं, देश में अगर हमें सुरक्षित जीवन देना है तो जिम्मेदारी डालनी होगी अधिकारियों की। अधिकारी सिर्फ कलेक्टर साहब और कप्तान साहब के लिए नहीं रखे गए, इनको जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। इतना बड़ा ओहदा लिया है तो जिम्मेदारी भी स्वीकार करिए। केवल मलाई खाने के लिए आप अधिकारी बने हैं क्या? ये स्वीकार नहीं होना चाहिए, ना यूपी में, न जम्मू कश्मीर में, न तमिलनाडु में, न गुजरात में, न राजस्थान में, न मध्य प्रदेश में, न पंजाब में, पूरे भारत भूमि में कहीं भी नहीं। ये विषय राजनीति का नहीं, ये जीवन का विषय है, जीवन का विषय है। सामान्य नागरिक और उसकी संतानें सुरक्षित कैसे रहे, ये उसका विषय है, ये संवेदना का विषय है, ये पीड़ा का विषय है, ये आक्रोश का विषय है। ठीक कह रहे थे धर्मेंद्र जी। कल जब मुझे पास से सूचना आई और मैंने इसके पहले दृश्य देखे तो मेरी आंख से आंसू निकल पड़ा था। मैं बहुत देर तक स्थिर नहीं हो पाया कि हे परमात्मा, ये क्या है। सच कह रहे थे वो कि अपने बच्चों का चेहरा दिमाग में घूमने लगा। उन माता पिता की छाती पर क्या गुजरा होगा, क्या लगा होगा कि इस आग में हम भी भस्मीभूत हो जाते तो जीवन से मुक्ति मिलती। वो माता पिता कभी जी नहीं पाएंगे मित्र, कभी नहीं जी पाएंगे। अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट एक परिवार पूरा चढ़ गया, अपने बाप की देखरेख के लिए आया था, मालवीय नगर के होटल में रुका था। 8 लोग जिंदा जल गए, विदेशी जल गए। क्या क्या संदेश गया? बाद में पता लगा उसके पास तो लाइसेंस ही नहीं था। कैसे चल रहा था होटल? और अगर इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है तो मैं सारे राजनीतिक लोगों से कहूंगा कृपया मेरा मार्गदर्शन भी करें। क्या बिना लाइसेंस के मैं भी कोई होटल खोल सकता हूं? बिना किसी लाइसेंस के कोई कोचिंग खोल सकता हूं? बिना किसी लाइसेंस के कोई अस्पताल खोल सकता हूं? या बिना किसी लिखा पढ़ी के किसी सरकारी जमीन पर अपना तंबू गाड़ सकता हूं? अगर इतनी उदारता देश में आ गई है तो मुझे भी बताया जाए। मेरे ख्याल से निर्मल जी, इतनी उदारता तो अभी आई नहीं देश में। सामान्य व्यक्ति तो अपने मकान बचा ले वही बहुत है, उसके लिए कब्जा छोड़ो। और एक आखिरी बात कहूंगा देवेंद्र भाई, एक छोटा सा तावीज देता हूं। सबसे पहले ये सुरक्षा ये दिखवाइए कि जहां भी कॉमर्शियल काम हो रहा है, लोगों का आना जाना है, वहां बिना किसी हर्डल के फायर टेंडर जा सकते हैं कि नहीं। एक और जो बात धर्मेंद्र जी ने कही, जितना हमारे पास फायर टेंडर की क्षमता है ऊंचाई में, लंबाई, दूरी में, उसी के अनुरूप भवन बने। जब वो क्षमता बड़ी हो जाए तो बड़े भवन बन जाए। मैं नोएडा में देखता हूं एक शायद कोई 100 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है देवेंद्र जी, 100 मंजिल की, 100 फ्लोर्स। उसके बनाने वालों में शामिल है, वो हमको मिले थे तो वो गर्व से बता रहे थे, ईश्वर ना करे वहां कभी कुछ हो जाए, भगदड़ मच जाए क्या, तो आपके फायर टेंडर कहां तक फुब्बारा मार पाएंगे? कहां तक? ये सोचना चाहिए ना हमको। नहीं, हम आकाश तक भवन बना देंगे, ठीक है, उस भवन को सुरक्षा कैसे देंगे? कैसे देंगे? खोड़ा है बगल में, नोएडा में, यहां मेरा स्टूडियो है, वहां तो पुलिस की जीप भी नहीं जा सकती, फायर टेंडर छोड़िए। देवेंद्र जी, आप तो जानते हो खोड़ा, ईश्वर न करे वहां कोई परिस्थिति पैदा हो जाए, वहां तो मोटरसाइकिल साइकिल ही जा सकती है और कुछ नहीं। और आपदाएं मोटरसाइकिल और साइकिल से तो नहीं ठीक हो सकती। सोचिए मित्र, सोचिए, ये पार्टी का विषय नहीं, ये करुणा का विषय है, ये संवेदना का विषय है, ये पीड़ा का विषय है। इसको उसी सम्मान के साथ ग्रहण करिए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, का राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता
सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा